हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटेस्टिक तरीके से कर रहे होंगे मेरे बच्चों। आज का जो बेटा हमारा लेक्चर होने वाला है, लेक्चर नंबर 22, वो होने वाला है क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर, जहां पर वंस अगेन हम अपना एक फुल फ्लैज क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। और क्योंकि हम अपने सारे कंसेप्ट्स पढ़ चुके हैं, तो हम कैपेबल ऑलरेडी हो चुके हैं कि हम कैसे अपने एग्जामिनेशन में फुल फ्लैजेस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 24 कर लिया था, बट आज की क्लास में हम अपना वंस अगेन एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, जहां से कि आपको और ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा कि अगर हमारे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में अगर फुल फ्लैजेस क्वेश्चंस आते हैं जो जनरली 6 मार्क्स तक के या 8 मार्क्स तक के पूछे जा सकते हैं, तो हम उनको एग्जाम में कैसे टैकल करते हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। ना एवरीवन, स्क्रीन में आपको अपना क्वेश्चन नंबर 25 दिख रहा होगा, जहां पे लिखा है कि फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी। आपके पास 3 पार्टनर है एबीसी, जो कि भविष्य में अपना प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे इन द रेशियो ऑफ 3:4:5। जो बैलेंस शीट आपको प्रोवाइड कराई गई है बेटा, वो 31 मार्च 2016 को प्रोवाइड करी गई है, यानी जस्ट रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले। यानी आप कह सकते हो कि ये आपकी एक तरीके की ओल्ड बैलेंस शीट। ठीक है, यहाँ पर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ए बी सी की कैपिटल आपको दी गई है, यानी पार्टनर्स ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर अवेलेबल करा दी है। ए की कैपिटल है 5 लाख, बी की कैपिटल है 6 लाख एंड सी की कैपिटल है 8 लाख। वहीं इन्होंने आपको कुछ प्रॉफिट्स भी मेंशन करे हैं, जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है। आपको पता है 4 टाइप के अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो सकते हैं, एक पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, एक जनरल रिजर्व, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बट इन्होंने 3 ही प्रॉफिट्स आपको दिए हैं, जनरल रिजर्व, डब्ल्यूसीआर और आईएफआर। ठीक है, जनरल रिजर्व है 1,50,000 का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 40,000 का और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 25,000 का। बेटा मैंने आपको ये भी बताया था कि जो पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस जो हमें यहाँ पर दिखाई देता है लायबिलिटी साइड, और जो जनरल रिजर्व हमें दिखाई देता है, ये एक तरीके के फ्री प्रॉफिट्स होते हैं। इनमें ना ही किसी तरीके का कोई क्लेम, जैसे कि क्लेम कहाँ आता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में, और ना ही किसी तरीके का कोई लॉस। लॉस कहाँ आ सकता है बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में। अगर मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी तो मुझे लॉस होगा, और उस लॉस की भरपाई अगर मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया है तो मैं वहां से करूंगा। बट जो मेरा पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, जो जर्नल रिजर्व होता है, उसमें किसी तरीके का कोई क्लेम और लॉस नहीं आता। इसलिए पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस एंड जनरल रिजर्व आपका फ्री प्रॉफिट्स होता है, मतलब हम उसे बिजनेस में कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो याद रखना, जनरल रिजर्व में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, बट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में आपको थोड़ा सा सेंसर्स ऑन कर लेने हैं, देखना है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कोई क्लेम तो नहीं आया। अगर क्लेम आया है तो उस क्लेम को एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट आपके पास बचता है, रेस्ट अमाउंट, आप उसे पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, अगर क्वेश्चन में कुछ अदरवाइज लिखा नहीं है। बट अगर क्वेश्चन कह दे कि जो रेस्ट अमाउंट रिजर्व में बच रहा है क्लेम आने के बाद, लेट बी सपोज हम उसको बांटना नहीं चाहते, तो फिर उसका ट्रीटमेंट सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में होगा। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में भी आप देखोगे कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, क्या उसमें लॉस तो नहीं हो रहा है। अगर आंसर आया कि यस लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को फिर हम इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से एडजस्ट करेंगे। आफ्टर दैट अगर कोई अमाउंट बचता है तो हम उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बट अगर अदरवाइज क्वेश्चन में लिखा है कि हम रेस्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को बांटना नहीं चाहते, तो फिर हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं इन सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। ओके, आपको पता ही होगा बेटा, इस चैप्टर का कोर कंसेप्ट यही है। अगर हम किसी भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं और कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, तो हम उसको ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि वो ओल्ड पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग चलता हुआ आ रहा था। क्योंकि आगे न्यू पार्टनरशिप चलेगी तो न्यू रेशियो में तो कुछ भी नहीं बटेगा, या कुछ न्यू रेशियो में तो कुछ भी बटने से रहा। इसलिए ध्यान रखना कि अगर हम किसी भी चीज को बांट सकते हैं तो हम उसे ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। बट अगर किसी भी वजह से हम किसी भी आइटम को जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में रेशोज तो चेंज हो रहे हैं। तो रेशो चेंज होने की वजह से किसी को फायदा और किसी को नुकसान हो सकता है। दैट्स वाई फिर हम उसका एडजस्टमेंट इन सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो करते हैं। ये इस चैप्टर का एक कोर पॉइंट है जो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और जो हम कुछ लास्ट लेक्चर से भी देखते हुए आ रहे हैं
तो मुझे लगता है इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी बेटा, तो आप बोलते हैं ना कि मेरे इस वीडियो में जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर भी कमेंट कर सकते हो। मैं बोलते हैं ना कि एज फास्ट एज पॉसिबल आपकी क्वेरी का रिप्लाई करूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्रेडिटर्स आपको दिए हैं 1,40,000 के। यू नो वेरी वेल क्रेडिट इज योर एक्सटर्नल लायबिलिटीज। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपको पता है बेटा, एक ऐसा एक्सपेंस जो आपको अभी भी पे करना बाकी है। ड्यू डेट आ चुकी थी, फाइनल डेट आ चुकी थी, बट आपने इस एक्सपेंस को पे नहीं किया। नाउ दैट एक्सपेंसेस विल बी ट्रीटेड एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ओके। और ये आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड शो हो रही होगी। अब मुझे लगता है इतना सब बच्चों को पता होगा कि कैपिटल से लेके जो प्रॉफिट तक का पोर्शन होता है वो कहीं ना कहीं बिलोंगिंग टू पार्टनर्स होता है। उन पे कहीं ना कहीं पार्टनर्स का हक होता है, बैकडोर से पार्टनर का ही हक है वो बिजनेस में इन्वेस्ट, बट वो है पार्टनर का ही। इसलिए जो कैपिटल और जो प्रॉफिट्स होते हैं वो बिजनेस के लिए इंटरनल लाइबिलिटीज होती हैं, क्योंकि कल के दिन ये हमने अपने पार्टनर्स को ही पे करना है। बट बात करें क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, दीज आर अवर एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो मुझे लगता है ये बात भी सबको क्लियर होगी, ठीक है। अब आते हैं एसेट साइड में। तो एसेट साइड में इन्होंने गुडविल दिया है। बेटा जब हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो हमारी परचेज गुडविल होती है, जो हमें बैलेंस शीट के अंदर शो होती है, हमने इसको एज पर AS 26, जो कि इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर बात करता है, और गुडविल भी हमारी एक इंटेंजिबल एसेट ही है। तो AS 26 हमें कहता है कि अगर कोई भी परचेज गुडविल आपको बैलेंस शीट के अंदर शो हो रही है, तो आप रिकॉन्स्टिट्यूशन की डेट पे उसे इमीडिएटली राइट ऑफ कर दोगे। तो मेरे बच्चे, मैंने करना कुछ नहीं है, इस गुडविल को, इस एसेट को पार्टनर्स के बीच में कंप्लीटली राइट ऑफ कर देना है। रीजन क्या है बेटा? क्योंकि ये जो गुडविल है हमारी परचेज गुडविल, ये अब हमारी ही गुडविल बन चुकी होगी। क्योंकि देखो, हम अगर किसी के बिजनेस को बाय करते हैं तो तब ये गुडविल अराइज होती है। किसी के बिजनेस को अगर हम महंगा में खरीदते हैं तो कोई हमें अपना बिजनेस महंगे में क्यों दे रहा है? क्योंकि उसकी अपनी रेपुटेशन है। तो अगर मैं किसी के बिजनेस को महंगे में परचेज करता हूँ तो इट मीन्स कि मैं उसकी गुडविल भी परचेज कर रहा हूँ। और क्योंकि अब उसका बिजनेस मेरा हो चुका होगा, तो अब उसकी गुडविल मेरी गुडविल हो चुकी होगी। तो ये जो परचेज गुडविल है ये फर्म गुडविल के अंदर काउंट की जाती है। तो इसलिए, क्योंकि अगर ये एज पर ओल्ड पार्टनरशिप आपने ये गुडविल बाय करी थी किसी से, तो आपने इसे अपना एसेट दिखाया, पर एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन हम इस परचेज गुडविल को कंप्लीटली खत्म कर देते हैं। हमारा ऐसा मानना होता है कि ये परचेज गुडविल अब फर्म गुडविल में कन्वर्ट हो चुकी है, हमारी ही फर्म की गुडविल में मिक्स हो चुकी है। तो अब इसे बैलेंस शीट में दिखाने का कोई भी मतलब नहीं है। मुझे लगता है इतनी बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने इस परचेज गुडविल को इमीडिएटली पार्टनर के बीच में राइट ऑफ करना है। लैंड एंड बिल्डिंग आपके पास है बेटा 13,50,000। इन्वेस्टमेंट है आपके पास 2 लाख रुपए का, मतलब आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, वहां पे जो इन्वेस्टमेंट आपने करी थी वो 2 लाख रुपीज की करी थी। बट जस्ट इन्वेस्टमेंट के नीचे इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी कि जो मार्केट वैल्यू हो चुकी है इस इन्वेस्टमेंट की वो 1,90,000 हो गई है। यानी सीधा सीधा आपको इन्वेस्टमेंट में 10,000 रुपए का नुकसान हो चुका है। तो ये जो 10,000 का नुकसान हुआ है, कायदे से रिवैल्यूएशन में जाना चाहिए था, क्योंकि एसेट और लायबिलिटी में चेंज आता है तो वो रिवैल्यूएशन में जाता है। बट क्योंकि आपने इसके लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया था, तो ये लॉस जो हुआ है 10,000 का, ये आपके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से सेट ऑफ हो जाएगा। फिर भी देखो, आपके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितने बचेंगे? 15,000 बचेंगे। तो आप इन 15,000 का क्या करोगे? देखो, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ है तो हम इसे पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बट अगर क्वेश्चन ने कहा कि हम इसे बांटना नहीं चाहते, तो फिर इसका एडजस्टमेंट हमें सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में करना पड़ेगा। स्टॉक आपको बेटा मैंने मेंशन करा के दिया है 1,30,000। डेटर्स आपको दिए हैं 5 लाख। बट बिजनेस का ऐसा मानना है कि भविष्य में कुछ बैड डेट अराइज हो सकते हैं, तो बिजनेस ने आज ही एक प्रोविजन बनाया है जो कि है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। आई नो कि यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा है, बट अंडरस्टूड है बेटा, प्रोविजन यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। कायदे से प्रोविजंस आपकी लायबिलिटीज होती हैं, इन्हें लायबिलिटी साइड शो होना चाहिए था। पर हमारा जो बोर्ड है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो या अदर बोर्ड हो, वो उनका जो प्रेजेंटेशन होता है वो ये होता है कि अगर कोई प्रोविजन किसी एसेट से लिंक करता है तो हमें उस प्रोविजन को उस एसेट से लेस कर देना है, ठीक है। तो याद रखो कि हमारे जो नेट डेटर्स हैं वो 4,80,000 है।
पर याद रखना ये जो प्रोविजन बनाया है हमने फ्यूचरिस्टिक बैड डेट के लिए कि फ्यूचर में क्या हो सकते हैं बैड डेट, तो आज ही हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज ही उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उस एक्सपेंस को हमने आज दिखाया किसके नाम से, प्रोविजन के नाम से। बट इट डजेंट मीन कि उन्होंने मना किया है देने से पैसा, है ना, डेटर ने तो मना नहीं किया। दैट्स वाई जो मेरे रियल डेटर्स है ना वो 5 लाख है, यानी मैं वसूली जो करने जाऊंगा वो 5 लाख के डेटर से ही करने जाऊंगा। पर मैंने अपनी जनता जनार्दन यूजर्स जो होते हैं मेरे अकाउंटिंग के, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, बस उनको कम्युनिकेट कर रहा हूँ कि आप मानते हुए चलो कि भाई 4,80,000 के ऐसे डेटर्स हैं जिनसे पैसा मिलने की पूरी पूरी गुंजाइश है, ठीक है। अदरवाइज रियल डेटर्स तो 5 लाख ही है, वसूली करने हम 5 लाख रुपए के डेटर्स के पास ही जाएंगे। कैश एट बैंक जो हमारे पास है बेटा वो 44,000 का है, मतलब हमारे बैंक में जो कैश पड़ा है 44,000 का है। और हमारे पास एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी है एसेट साइड जो कि है 36,000। अब आपको पता है बेटा बैलेंस शीट में जनरली हमारे 3 टाइप के लॉसेज होते हैं, फिक्टिशियस एसेट भी हम इनको बोलते हैं बेटा। एक होता है पीएनएल का डेबिट बैलेंस, बेटा मैं बार बार बता चुका हूं, अगर पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है तो वो लायबिलिटी साइड से होता है बिकॉज वो प्रॉफिट है, और प्रॉफिट्स जनरली पार्टनर्स को हमें देने होते हैं, तो ये बिजनेस की लायबिलिटी होती है। क्योंकि ये बैलेंस शीट के अंदर दिख रहा है पीएनएल, तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मानते हुए बिजनेस को अपनी लायबिलिटी शो करती है। बट अगर कोई पीएनएल लायबिलिटी साइड नहीं डेबिट साइड से होता है तो फिर वो लॉस माना जाता है, ठीक है। तो पीएनएल का डेबिट बैलेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये आपके लॉसेस थे। इन लॉसेस को हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस बोलते थे, और ये एक बिजनेस के लिए क्या होते हैं, फिक्टिशियस एसेट होते हैं, ठीक है। मतलब ये देखो कोई रियल एसेट नहीं होते, बट क्योंकि बिजनेस इन्हें जिस भी ईयर में ये अकर हुए थे लॉसेस वहां पे इसे राइट ऑफ नहीं कर पाई, दैट्स वाई हम आज बोलते हैं ना कि इसको राइट ऑफ करेंगे अपने पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। बोलो मुझे बात समझ में आई। और इसलिए क्योंकि हम इसे पास्ट में राइट ऑफ नहीं कर पाए, इसलिए ये हमें एज अ फिक्टिशियस एसेट की तरह कहाँ दिखाई दे रहा है, एसेट साइड में दिखाई दे रहा है। तो मेनली 3 टाइप के लॉसेस होते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है। पीएनएल का डेबिट बैलेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, बट हमें कौन सा दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, या यू कैन से डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो ये आपका लॉस है, ठीक है। और कुछ नहीं बोला होगा तो हम इस लॉस को भी पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। बोलो बात समझ में आई, तो आंसर इज यस। तो 2 चीजें हो गई, एक हो गई हमारी परचेज गुडविल और एक हो गया हमारा फिक्टिशियस एसेट यानी लॉस, जिसको हम पार्टनर्स के बीच में क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। तो ये हमारी ओल्ड बैलेंस शीट थी। और जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है उस दिन बताया जा रहा है कि पार्टनर अपना चेंज कर रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 4:3:5, और ये विद इफेक्ट फ्रॉम कर रहे हैं 1 अप्रैल 2016 को, यानी ये 1 अप्रैल 2016 को आपस में ही रेशो चेंज कर रहे हैं मेरे बच्चे। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि फर्म के अंदर एक स्पेशल मूवमेंट यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है पार्टनरशिप फर्म का। और जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है उस दिन हमें स्पेशल अकाउंटिंग करनी होती है, और स्पेशल अकाउंटिंग ये है कि हमें अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर भी हम यही करेंगे क्योंकि हमारे फुल फ्लैजेस क्वेश्चन चल रहे हैं। द फॉलोइंग टर्म्स आर एग्रीड अपॉन, और क्योंकि जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है तो कुछ यहाँ पर जो टर्म्स है वो एग्री करे गए हैं, जैसे कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। देखो गुडविल इज टू बी वैल्यूड, गुडविल इज टू बी वैल्यूड मतलब फर्म की गुडविल जो है, हमारी अपनी फर्म की जो गुडविल है हम उसे वैल्यू कर रहे हैं 2 ईयर परचेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या ले लिया है, 2 ईयर परचेज। मुझे लगता है नंबर ऑफ ईयर परचेज भी सबको क्लियर होगा, हमने गुडविल चैप्टर में ये बहुत अच्छे से देखा था। अगर किसी को अगर अभी भी पता नहीं है तो वो मेरे गुडविल चैप्टर्स को पढ़कर आए, आपको डेफिनेटली वहां पर इसका आंसर मिल जाएगा। पर बेटा क्योंकि हमें आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करना है इसलिए मैं अभी ये बात नहीं बता पाऊंगा, बट आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाओ, गुडविल चैप्टर खोलो, वहां पे डेफिनेटली आपको मिलेगा, ठीक है। तो 2 ईयर परचेज के अकॉर्डिंग हमें अपना गुडविल फाइंड आउट करना है, बट जो 2 ईयर परचेज लेना है वो लेना है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। हमें पिछले 3 साल का क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट, और उस एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है 2 ईयर परचेज के साथ, तो हमें अपने बिजनेस के गुडविल के बारे में पता चल जाएगा। द प्रॉफिट्स वर, और जो प्रॉफिट्स दिए हैं ऑब्वियस सी बात है, अब 3 साल का एवरेज निकालना है तो पिछले 3 साल का प्रॉफिट भी पता होना चाहिए। तो 2013-14 का प्रॉफिट है 2,10,000,
2014-15 का प्रॉफिट है 2,40,000 एंड 2015-16 का प्रॉफिट है 2,25,000। ठीक है, तो आराम से हम यहाँ पर अपना बिजनेस का गुडविल निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड पॉइंट में इन्होंने एडजस्टमेंट में दिया है कि लैंड एंड बिल्डिंग्स वर फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 1,20,000, यानी बैलेंस शीट के अंदर जो आपको ये लैंड एंड बिल्डिंग दिख रही है ना बेटा, इसको आपने 1,20,000 से कम दिखा रखा था, अंडर वैल्यूड कर रखा था। अगर आपने इसे 1,20,000 से कम दिखा रखा था, तो ऐसे में आज जब आपको रिकंसिडरेशन के दिन ये बात पता चल रही है, तो आप क्या करोगे, अपनी लैंड एंड बिल्डिंग को इंक्रीज कर दोगे। और जैसे आप अपनी लैंड एंड बिल्डिंग को इंक्रीज करोगे तो बताओ आपको कैसा लगेगा? सर हमें तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारी लैंड एंड बिल्डिंग की प्राइस बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ रही है। दैट्स वाई ये आपको फायदा हो जाएगा और आप इसको अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लेकर जाओगे, बिकॉज जो इनकम के बैलेंसेस होते हैं वो क्रेडिट होते हैं, और हम अपना इनकम जो ये हो रहा है लैंड एंड बिल्डिंग के बढ़ने से, इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है, बिकॉज ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। स्टॉक टू बी टेकन एट 80% ऑफ इट्स वैल्यू, और कह रहे हैं कि जो स्टॉक है 1,30,000, इसको 80% तक लेना है। मतलब हमें अपने स्टॉक को घटाकर कहाँ तक करना है, 80% से, या यू कैन से कि हमें अपने स्टॉक को रिड्यूस कर देना है 20% से। अब अगर आप 20% से रिड्यूस कर दोगे स्टॉक को, तो ऑटोमेटिक ये 80% हो जाएगा। मैंने आपको बोला था कि बैलेंस शीट के अंदर जो भी एसेट्स मेरे होते हैं सब 100% पे होते हैं। ओके, सब 100% पे होते हैं। तो जब अगर सारे एसेट्स मेरे 100% पे होते हैं तो मुझे इसे 80% करना है, तो इट मीन्स मुझे इसे 20% से क्या करना है, रिड्यूस करना है। फिर मुझे ये कह रहे हैं फोर्थ पॉइंट में कि मेरा जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो इंक्रीज हो रहा है बाय 10,000 रुपीज। ठीक है, तो अगर मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मेरी लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है बेटा, लाइबिलिटी, अगर मेरी लाइबिलिटी बढ़ेगी तो बताओ मुझे फायदा होगा नुकसान होगा? सर नुकसान ही होगा, आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है। तो वही बात है, अब जैसे हमारे स्टॉक घट रहा था, तो हमारे स्टॉक घटने पे, हमारे एसेट के घटने पे हमको कैसा लगा, हमें नुकसान ही लगा। सर एसेट घटेगा, स्टॉक घटेगा, तो हमारा नुकसान होगा, नुकसान होगा तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड। वैसे ही हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, हमारी लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज के बढ़ने से कभी फायदा थोड़ी होता है बेटा, हमारे सर का जो ऑब्लिगेशन है, डेट है, वो ज्यादा क्रिएट हो जाता है। तो याद रखो, ऐसे में ये हमारा नुकसान हो गया, और ये नुकसान हम कहाँ दिखाएंगे, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड। वहीं हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है कि हमारे पास एक क्लेम आया है वर्कमैन कंपनसेशन का, जो कि 16,000 है। अब देखा जाए तो अगर कोई क्लेम कर रहे हैं वर्कर्स, क्योंकि उनके साथ कोई इंजरी, कोई एक्सीडेंट या कोई हादसा हुआ है, तो वो बिजनेस में क्लेम कर रहे हैं कि भाई हमें कंपनसेशन चाहिए, तो ऐसे में फिर बिजनेस को एथिकली उनको कंपनसेशन पे करना चाहिए, क्योंकि हर एक बिजनेस के लिए एम्प्लॉय वर्कर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर किसी भी एम्प्लॉय वर्कर के साथ कुछ भी मिस हैपनिंग होती है, और ऐसे में लेटर ऑन कोई वर्कर एम्प्लॉय क्लेम करता है अपनी इंजरी के लिए, तो बिजनेस को वो अमाउंट पे करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम आया है 16,000 का। देखा जाए ये लायबिलिटी है, और ये भी देखा जाए तो आपकी एक लायबिलिटी अराइज हो रही है, आपको नुकसान हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन में जाना चाहिए था। पर मेरे बच्चे क्योंकि आपने इसके लिए बना रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो आप इस क्लेम को पहले इस रिजर्व से लेस करोगे। ठीक है, और देखो अगर हम अपनी क्लेम को रिजर्व से लेस भी कर दें, तो भी मेरे रिजर्व में कितने बच रहे हैं, 24,000 बच रहे हैं, है ना, 24,000 बच रहे हैं। तो ये क्या है, मेरा अभी भी स्टिल प्रॉफिट है। और क्योंकि पूरे क्वेश्चन में अभी हमने जितना पढ़ा है, अभी तक तो कोई कमेंट पास नहीं हुआ, तो अगर कोई कमेंट पास आगे भी पास नहीं होगा, तो हम बचे हुए 24,000 के रिजर्व को पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। ठीक है, बोलो बात समझ में आई? हाँ। अब देखो क्वेश्चन कह रहे हैं कि पार्टनर्स एग्रीड दैट द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। पार्टनर विल डिसाइड कि हम जितनी भी ये जो चीजें रिवाइज हो रही हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, हम इनको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहते हैं। अगर ये लिख देते कि नहीं करना चाहते हैं, हम रिवाइज फिगर को नहीं दिखाना चाहते, हम पुरानी ही फिगर्स को दिखाना चाहते हैं, तो ऐसे में मेरे बच्चे हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते तो, बट सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, बट जो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस होता हम उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। इसलिए याद रखना, फिर उसका एडजस्टमेंट हम किस में करते हैं, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो।
ठीक है, क्योंकि हम रिवाइज्ड फिगर नहीं दिखाना चाहते। अब अगर रिवाइज्ड करते तो प्रॉफिट लॉस होता तो पार्टनर्स के बीच में बढ़ता ओल्ड रेशो में। बट अगर हम रिवाइज नहीं करना चाहते तो ऐसे में फिर उसका एडजस्टमेंट सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में करना पड़ता है। पर यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है बेटा कि यहाँ पर हम रिवाइज करना चाहते हैं, कोई झंझट ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और रिवाइज करना चाहते हैं मतलब रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे, रिवाइज करेंगे, जो प्रॉफिट लॉस आएगा अल्टीमेटली रिवोल्यूशन का हम उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नाउ आगे एक पॉइंट लिखा है, हाउएवर दे डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व। अब ये कह रहे हैं कि पर ये जनरल रिजर्व को बांटना नहीं चाहते। जनरल देखो, जनरल रिजर्व एक फ्री प्रॉफिट है, वो पार्टनर के बीच में बढ़ जाता है, पर क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली कह दिया कि वो जनरल रिजर्व को बांटना नहीं चाहते हैं, लिखा है ना, हाउएवर दे डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व। तो ऐसे में बेटा रेशोज तो चेंज हो रहे हैं, और रेशो चेंज होने की वजह से किसी को फायदा किसी को नुकसान होता है। तो वही फायदा नुकसान ही नहीं जनरल रिजर्व में भी होगा, क्योंकि ये बांट नहीं रहे हैं। तो ऐसे में जिस दिन हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं 1 अप्रैल 2016 को, उस दिन सेक्रीफाइसिंग वाला पार्टनर जिसको रेशो चेंज करने से नुकसान हो रहा है, वो कुछ अमाउंट जनरल रिजर्व का पर्सनली किससे लेगा, उस पार्टनर से जिस पार्टनर को गेन हो रहा है। मुझे लगता है आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। और याद रखना, एक तो हम जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट करेंगे सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में, और एक अपनी फर्म गुडविल का भी ट्रीटमेंट करेंगे इन सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में। क्यों मेरे बच्चे? क्योंकि फर्म की गुडविल भी हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि चलते हुए फर्म की हम गुडविल बांट ही नहीं सकते, है ना, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसलिए हमने जब फर्म गुडविल और परचेज गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ा था, तो परचेज गुडविल तो ओल्ड रेशो में राइट ऑफ हो जाती है, बट फर्म गुडविल को हम राइट ऑफ नहीं कर सकते, हम खत्म नहीं कर सकते, वो कंटिन्यूस चलती रहती है। बट क्योंकि पार्टनरशिप में हम रेशोज चेंज कर रहे हैं, इसलिए रेशो चेंज करने की वजह से किसी को फायदा किसी को नुकसान होता है। दैट्स वाई हम फर्म गुडविल का भी ट्रीटमेंट हमेशा, फर्म गुडविल का तो बेटा हमेशा ट्रीटमेंट किस में होता है, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में होता है। बट जो प्रॉफिट्स होते हैं वो बट भी सकते हैं और नहीं भी। अगर बटते हैं प्रॉफिट तो ओल्ड रेशो में, नहीं बटते हैं तो फिर प्रॉफिट का भी ट्रीटमेंट आप सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में कर सकते हो। बट फर्म गुडविल में ऐसा नहीं होता, फर्म गुडविल ऑलवेज बी एडजस्टेड इन सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। आई होप सो कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो याद रखो, जनरल रिजर्व को तो नहीं बांटना, ठीक है, बट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हाँ, क्योंकि इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं लिखा हुआ था, हम इसको बांटेंगे। पर याद रखना, हमारे पास क्लेम आया है 16,000 का, तो उसे लेस करने के बाद कितना बचा, 24,000, ये हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 25,000 बांटेंगे। देखो बांटने तो जाएंगे, पर हमें पता है कि हमारे इन्वेस्टमेंट में हमें कितने रुपए का नुकसान हो रहा है, 10,000 का, तो उस 10,000 के नुकसान को हम यहाँ से सेट ऑफ करा देंगे। हमारे पास कितना अभी भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बच रहा है 15, वो पार्टनर के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? हाँ, तो यही आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन की डिमांड है कि यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री। देखा जाए तो बेटा आप जर्नल एंट्री कर सकते हो, बट मैं इस क्वेश्चन में आपकी पूरी पूरी हेल्प करूंगा जर्नल एंट्री में भी, कि आप जर्नल एंट्री कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। हालांकि मैंने सिखा रखी है, आप कर सकते हो। एंड प्रिपेयर करो द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म, यानी जब फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है तो एक नई बैलेंस शीट बनाओ। और ऑब्वियस ही बात है, अगर आपको बैलेंस शीट बनानी है, न्यू बैलेंस शीट, ठीक है ना, तो उससे पहले आपको पार्टनर्स कैपिटल बनाना पड़ेगा, ठीक है। और पार्टनर्स कैपिटल से पहले भी आपको बनाना पड़ेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, और उससे पहले भी आपको कुछ छोटी मोटी कैलकुलेशन करनी पड़ सकती हैं, जो कि होगी वर्किंग नोट में। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फुल फ्लैज क्वेश्चन के पहले वर्किंग नोट्स अगर बन रहे हैं तो, जिसमें हम छोटी मोटी कैलकुलेशन करेंगे, लाइक सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो की, और रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, एंड देन लास्ट में बैलेंस शीट बनाना। ये एक प्रोसीजर है फुल फ्लैज क्वेश्चन को करने का। बोलो बात समझ में आ गई? हाँ, तो अब देखो, जब मैंने इसका सॉल्यूशन किया है तो बेटा ऑलरेडी सॉल्यूशन है, तो मैं इसका सॉल्यूशन अलग से नहीं करा रहा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, अननेसेसरी वीडियो लंबी बन जाएगी, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो, इसलिए मैं आपको सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बट आप घर में जाकर इसको, बोलते हैं ना कि क्वेश्चन को पॉज करेंगे, ठीक है। जो मेरा क्वेश्चन है ये फ्रेम में ले लिया, देखो मैंने इसको, तो आप इसको पॉज कर सकते हो और इसका घर में जाकर क्या कर सकते हो, होमवर्क कर सकते हो। तो जैसे मान लो आज आपने ये वीडियो देख ली, तो शाम को या कभी भी जब भी आपके पास टाइम हो, तो आप इस वीडियो को दोबारा ओपन करना, और यहाँ पर मैंने देखो ये क्वेश्चन आपके पूरे फ्रेम में डाला हुआ है, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, पॉज कर कर खुद से सॉल्व कर सकते हो। देन फिर आप, बोलते हैं ना कि सॉल्यूशंस को देखना कि मैंने क्या सॉल्यूशंस करा, ठीक है। पहले देख लो सॉल्यूशन और फिर घर में जाके खुद से करना।
ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी डबल प्रैक्टिस होगी। ठीक है। तो वर्किंग नोट्स देखो, मैंने सबसे पहले वर्किंग नोट बनाए हैं और वर्किंग नोट में मैंने सबसे पहले यहाँ पर बेटा देखो सॉल्व करके दिखाया है कि फर्म की गुडविल मैंने कैसे मेजर करी है। ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ फर्म बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। मैं एक बात बता दूं बेटा, मैं बहुत बोलते हैं ना कि अमूमन ये टाइम देखता रहता हूँ, मैं 13 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं देखता रहता हूँ बेटा बच्चों के अंदर ये कि हम बताते तो हैं स्टूडेंट्स को कि इस तरीके से प्रेजेंटेशन फॉलो करनी है, बट वो करते नहीं है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जैसी प्रेजेंटेशंस मैंने दी है या जिस भी टीचर से आप पढ़ते हो, जिसका भी आपको समझ में आता है, मैं आपको बस यही बोलूंगा कि आप प्रेजेंटेशन वैसे ही फॉलो करो। वो आपको बोलते हैं ना कि एक अच्छे मार्क्स सिक्योर करने में मदद करें। ठीक है। और अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आप मुझे फॉलो कर रहे होंगे, तो आप मेरी प्रेजेंटेशंस को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ फर्म बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने अपने एग्जामिनर को बताया। गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ऑलरेडी हम चैप्टर 2 में गुडविल के चैप्टर में ऑलरेडी पढ़कर आए हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग हम गुडविल कैसे निकालते हैं। तो फॉर्मूला है गुडविल का एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में बेटा नंबर ऑफ ईयर परचेज ना हमको ऑलरेडी मेंशन था 2 ईयर परचेज, तो हमने बस नंबर ऑफ ईयर परचेज की जगह राइट डाउन करा 2। एवरेज प्रॉफिट अभी नहीं पता। ठीक है। आप ये मत मानिए कि यहाँ लिखा हुआ है, इग्नोर करिए अभी एवरेज प्रॉफिट को। यहाँ तो सॉल्यूशन है, बट अगर आप एग्जाम में कर रहे हो तो आपको कुछ स्पेस छोड़ देना है 2-3 लाइन का, फिर उसके बाद अपना एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है बेटा, जितने भी प्रॉफिट्स हैं उनको टोटल करो और डिवाइडेड बाय कर दो टोटल नंबर ऑफ ईयर से। तो यहाँ पर आपके पास जो टोटल प्रॉफिट्स थे, अगर मैं बात करूँ तो ये दे रखे थे आपको क्वेश्चन में 2,10,000, 2,40,000 एंड 2,25,000। तो यहाँ पर मैंने यही कह रहा है 2,10,000, 2,40,000 एंड 2,25,000 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ईयर्स तो 3 हो गए बेटा। और अगर मैं सारे प्रॉफिट्स को ऐड करता हूँ तो टोटल प्रॉफिट मेरा बनता है 6,75,000, डिवाइडेड बाई 3 करूँ तो मेरा एवरेज प्रॉफिट आता है 2,25,000। जैसे ही मुझे मेरा एवरेज प्रॉफिट पता चला, मैंने इसे अपने मेन फॉर्मूला में राइट डाउन कर दिया। तो 2,25,000 मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2, गुडविल निकल कर आ गई 4,50,000। एज सिंपल एज दैट बेटा। ये गुडविल कौन सी है, फर्म गुडविल। ठीक है, याद रखना। अब बात यह है कि हमें पता है कि एक तो हमारी फर्म गुडविल हो गई और एक हो गया हमारा बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व। हम इन दोनों को ही नहीं बांट रहे हैं। देखो फर्म गुडविल तो बढ़ती ही नहीं है और जनरल रिजर्व को भी हम बांटना नहीं चाह रहे। तो इनको ना बांटने से होगा किसी पार्टनर को फायदा तो किसी को होगा नुकसान। तो ऐसा है कि इसका ट्रीटमेंट हमें करना है सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में। तो मैं जनरल रिजर्व का अलग ट्रीटमेंट करूँ, गुडविल का ट्रीटमेंट अलग करूँ, तो इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। क्यों ना मैं दोनों का ट्रीटमेंट एक साथ ही कर दूं, इससे मेरा टाइम भी बच जाएगा और मैं इस टाइम को कहीं और भी इन्वेस्ट कर पाऊंगा। तो इसलिए क्योंकि मुझे सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो नहीं पता है, इसलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया। सबसे पहले एग्जामिनर को बताया कि हमारा ओल्ड रेशियो एबीसी के बीच में क्या था, 3:4:5, जो कि हमें सब कुछ क्वेश्चन में है बेटा देखो। इसलिए क्वेश्चन को ना हमेशा से अपना एक अच्छा दोस्त मानो, वो सब कुछ बताता है आपको। ठीक है। तो ओल्ड रेशो 3:4:5 है, न्यू रेशो 4:3:5। बस हमने यहाँ पर एग्जामिनर को भी कॉपी पेस्ट करके बता दिया। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला हमने लिखा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और हमें नहीं पता कि कौन पार्टनर सेक्रीफाइस और गेन कर रहा है, तो हमने तीनों पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशो टेस्ट किया। तो ए का ओल्ड रेशो क्या है बेटा, 3/12, बी का क्या है 4/12, और सी का क्या है 5/12। और ए का देखा जाए तो न्यू रेशो क्या है 4/12, बी का देखा जाए 3/12, और सी का देखा जाए तो 5/12। ठीक है। अब माइनस तो इसलिए लिखा है क्योंकि फॉर्मूले में हमारा माइनस चल ही रहा है। अब हमें एलसीएम लेना है बेटा, एलसीएम सबका 12 आ जाएगा। तो ये 3-4 ही बन जाएगा, 4-3 बन जाएगा, 5-5 बन जाएगा। 3-4 करोगे तो -1/12 आता है, 4-3/12 करते हो तो 1/12 पॉजिटिव का आता है। तो देखो जिसका आंसर नेगेटिव में आ रहा है ना, इसका मतलब है कि वो पर्सन सेक्रीफाइसिंग रेशियो को सपोर्ट नहीं कर रहा। इट मीन्स वो पर्सन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और जिसका पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, इसका मतलब है वो हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो को सपोर्ट कर रहा है, मतलब वो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। और जिस पार्टनर का 0/समथिंग आ रहा है, तो इसका मतलब है वो ना ही गेन कर रहा है ना ही वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ये नील हो गया। ठीक है। चलो
बोलो, बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। तो जैसे ही हमें पता चला कि ए गेन कर रहा है और बी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो हमें ये भी समझ में आ गया कि अगर हम कुछ चीज नहीं बांट रहे हैं तो उसमें ए को फायदा है, बी को नुकसान है, तो ए पर्सनली किसको देगा? बी को देगा। ठीक है, तो यहीं पे हमने देखो फर्म गुडविल एंड जनरल रिजर्व, हमें पता है कि हम दोनों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं और दोनों का ट्रीटमेंट हम किस में करेंगे? सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में, तो अलग अलग ना करके इकट्ठा ही करेंगे। देखा जाए फर्म की गुडविल फर्म के लिए एक एडवांटेज होती है, एक तरीके से फायदा है, एक तरीके से प्रॉफिट है, और जनरल रिजर्व भी एक तरीके से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। तो दोनों को मैंने ऐड किया तो ये बन गया मेरा टोटल प्रॉफिट, दैट इज नोन एज ₹6 लाख। और इसी 6 लाख को ना बांटने से ए को हो रहा है फायदा और बी को हो रहा है नुकसान। तो रिकंस्टिट्यूशन के दिन यानी 1 अप्रैल 2016 को ए विल गिव हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी, ए अपना कुछ हिस्सा किसको देगा? बी को देगा आज ही, क्योंकि ए को भविष्य में ज्यादा अमाउंट रिसीव होगा, ए फ्यूचर में गेनिंग सिचुएशन में पहुंच जाएगा, इसलिए ए आज ही कुछ अमाउंट बी को देगा जिससे कि फ्यूचर में किसी को फायदा नुकसान नहीं होगा। तो ए बी को दे रहा है कुछ अमाउंट, देखो 6 लाख रुपीज का टोटल अमाउंट वो नहीं बांट रहे हैं। ए को जो बोलते हैं ना कि फायदा हो रहा है वो 1/12 से हो रहा है, तो 6 लाख का अगर आप 1/12 फाइंड आउट करते हो तो दैट इज योर 50,000। तो इसका मतलब है कि ए आज ही बी को कुछ अमाउंट देगा जो कि होगा 50,000। अब बच्चे कह रहे हैं सर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस क्यों नहीं लगाया? बेटा पहली बात, हमने माइनस बस यहाँ पर इसलिए लगाया या इसलिए आया है कि हमें पता चल सके कि ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है कि गेन कर रहा है। पर जब हम कैलकुलेशंस करते हैं, बोलते हैं ना प्रॉफिट लॉसेस के, एडजस्ट करते हैं जब हम किसी भी अमाउंट को, तो वहां पे माइनस को इग्नोर करते हैं। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 6 लाख का 1/12 कितना हो गया? 50,000, यानी ए पर्सनली बी को कितना देगा? 50,000 देगा। ठीक है, इसके बाद अब क्योंकि आप सारे वर्किंग नोट्स अपने बना चुके हो और कुछ है नहीं, तो अब आप अपना रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करोगे। रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करने का बोलते हैं ना कि प्रोसेस क्या है, कि आपको अपना एक फॉर्मेट बनाना है, पर्टिकुलर अमाउंट, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट की, राइट हैंड साइड क्रेडिट की। डेबिट साइड जनरली रिवोल्यूशन अकाउंट का जो होता है वो एक्सपेंस का होता है, और क्रेडिट साइड जो होती है बेटा जनरली किसकी होती है? इनकम की होती है। ठीक है, तो यानी कोई भी फायदा अगर एसेट्स और लायबिलिटी के बढ़ने घटने से होता है तो वो क्रेडिट साइड में आएगा, बट कोई नुकसान होता है एसेट्स और लायबिलिटी बढ़ने घटने से तो वो आपका डेबिट साइड में आता है। तो आप देखो आपने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं तो थोड़ा बहुत तो प्रो आप हो ही गए होंगे। तो यहाँ देखो लैंड एंड बिल्डिंग फाउंड अंडर वैल्यूड बाय, देखो फर्स्ट पॉइंट तो रिवोल्यूशन में नहीं आ सकता क्योंकि ये तो फर्म की गुडविल है। फर्म की गुडविल का तो एडजस्टमेंट सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग में होता है, और फिर जो पार्टनर गेन करता है वो पर्सनली सेक्रीफाइस वाले को देता है, तो वो पार्टनर टू पार्टनर की बातें हो जाती हैं, उनका ट्रीटमेंट पार्टनर्स कैपिटल में होता है, इसलिए गुडविल का ट्रीटमेंट रिवोल्यूशन में तो होता नहीं है, तो ये तो इग्नोर हो गया। सेकंड पॉइंट में कहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग आपके अंडर वैल्यूड थी 1,20,000 से, आज आप अपनी लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ाओगे तो आपको हो जाएगा बेटा फायदा, और इस फायदे को आपने 1,20,000 को क्रेडिट साइड में लिख दिया। बोलो, बात समझ में आई? एक बात जरूर ध्यान में रखना बेटा कि हम रिवोल्यूशन अकाउंट में चेंज फिगर डालते हैं, जितने से चेंज हुआ है। हम एग्जैक्ट फिगर ये नहीं दिखाते कि एसेट के एग्जैक्ट फिगर ये है, रिवोल्यूशन अकाउंट में ये नहीं दिखाते। हम रिवोल्यूशन अकाउंट में ये दिखाते हैं कि मेरा एसेट कितने से बढ़ा या मेरा एसेट कितने से घटा, मेरी लायबिलिटी कितने से बढ़ी या कितने से घटी, ये चीजें हम अपने रिवोल्यूशन अकाउंट में शो करते हैं। तो हमने अपना लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 से बढ़ाया और हमें फायदा हो गया। वहीं अगर हम बात करें अपने स्टॉक की, तो स्टॉक को देखो हमें 80% करना था और स्टॉक हमारा 1,30,000 था, तो एक 80% पे करना है, यानी 20% से हमें रिड्यूस करना है। तो अगर आप 1,30,000 का 20% निकालते हो तो ये 26,000 रुपये निकल कर आएगा। इसका मतलब ये है कि मुझे अपना स्टॉक 26,000 रुपये से घटाना है, और स्टॉक आपका क्या होता है मेरे बच्चे? एसेट, और अगर आप अपने एसेट को रिड्यूस करोगे तो आपको नुकसान हो जाएगा जो कि डेबिट साइड में आएगा। वहीं बात करें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की मेरे बच्चे, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोल रहे थे कि हम इंक्रीज कर रहे हैं 10,000 से। तो अगर आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं 10,000 से, यानी लायबिलिटी बढ़ रही है, तो आपको नुकसान होगा। तो वो नुकसान भी आप कहाँ बुक कर लोगे मेरे बच्चे? अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड, और आपने इसको अपना एक्सपेंस दिखा दिया, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद और कोई पॉइंट बचे नहीं, तो रिवोल्यूशन अकाउंट में यही पॉइंट आने थे। अब आप कंपेयर करिए कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड। तो बेटा समझ में आ रहा है कि क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है, यानी इनकम पोर्शन बड़ा है और एक्सपेंस पोर्शन छोटा है। तो यहाँ पर आपका ऑब्वियसली बात है डेबिट में बैलेंस बचेगा जो कि क्या कहलाया जाएगा? प्रॉफिट, क्योंकि इनकम साइड ग्रेटर है।
तो जो डेबिट में बैलेंस बचेगा वो प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी क्रेडिट साइड को रिप्रेजेंट करेगा। अब आप इस प्रॉफिट को क्या करोगे, देखो क्योंकि हम रिवाइज्ड फिगर दिखाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा हम उसको बांटना भी चाहते हैं। अगर हम रिवाइज्ड फिगर को नहीं दिखाना चाहते तो इट मीन हम रिवोल्यूशन अकाउंट नहीं बनाना चाहते। रिवोल्यूशन अकाउंट नहीं बनाना चाहते इसका मतलब है जो प्रॉफिट लॉस आ रहा है उसे भी नहीं बांटना चाहते। तो फिर इसी चीज का ट्रीटमेंट फिर हम किस में करते, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में करते। ये बात जरूर ध्यान रखना, बार बार ध्यान रखना कि अगर इस चैप्टर नंबर 3 में कि अगर मैं रिवाइज्ड फिगर को दिखाना चाहता हूं तो मैं सिंपली अपना रिवोल्यूशन अकाउंट बनाऊंगा और प्रॉफिट को बांट दूंगा। बट अगर मैं रिवाइज्ड फिगर नहीं दिखाना चाहता हूं तो इसका मतलब है मैं रिवोल्यूशन अकाउंट नहीं बनाना चाहता हूं, बट हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाएंगे, देखेंगे कि कितना प्रॉफिट लॉस हमें हो सकता था और उस प्रॉफिट लॉस को हम बांटेंगे नहीं बट उसका एडजस्टमेंट कर देंगे इन सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इतनी बात आपको समझ में आती है। ठीक है, अब देखो हमारा जो प्रॉफिट आया वो कितना आया, 1,20,000 में से अगर 26,000 और 10,000 अगर हम रिड्यूस करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट निकल कर आता है वो 84,000 का निकल कर आता है। इस 84,000 के प्रॉफिट को बेटा हमने ए बी सी के बीच में बांट देना है क्योंकि हम रिवाइज्ड फिगर दिखाना चाहते हैं। तो कौन से रेशो में बांट देंगे, ओल्ड रेशो में, है ना। और ओल्ड रेशो क्या है हमारा, ओल्ड रेशो क्या है 3:4:5, स्टार्टिंग में ही दे रखा था। तो हम अपने रिवोल्यूशन के प्रॉफिट को 84,000 को 3/12, 4/12, 5/12 में बांटेंगे। देखो ना कितना आसान है, देखो 12 7 जा 84, ठीक है। देखो तो ये 7,000 टाइम्स हो गया, 7 3 जा 21। सिमिलरली ये भी 7,000 ही होगा, 7,000 to 4 28। सिमिलरली ये भी 7,000 ही होगा, 12 से कटेगा 84 तो 7,000 to 5 35। तो इसका मतलब ये है कि कैलकुलेशंस भी बहुत ईजी है, कुछ नहीं रखा हुआ, सब बेकार की बातें। बस आप थोड़ा सा ध्यान दे दोगे ना बेटा, टॉप कर जाओगे एग्जाम में। बस थोड़ा सा ध्यान आपने अपनी तरफ से देना है। 21 28 35 टोटल करके बताओ कितना हो गया, 84। ठीक है, बहुत साइड टैली कर देंगे। साइड बताओ कौन सी बड़ी थी, क्रेडिट साइड बड़ी थी, तो क्रेडिट का टोटल होगा वही, डेबिट का टोटल होगा 1,20,000 1,20,000। बट दैट्स इट। अब आप बनाओगे नेक्स्ट अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाते वक्त आपने ये बात ध्यान रखनी है, मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें 4 चीजें आती हैं मोटा मोटी। पहला है ओपनिंग बैलेंस जो आपको बैलेंस शीट से मिलेगा। सेकंड वन यहाँ पर क्या आएगा आपका, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। और थर्ड आता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जिसका हम एडजस्टमेंट करते हैं इन सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग। और फोर्थ आता है लुकआउट बैलेंस शीट, 4 टाइप के लॉसेस देखिए एंड 3 टाइप के लॉसेस। बट हम जो परचेज गुडविल होती है उसको भी यहाँ ले लेते हैं क्योंकि वो भी राइट ऑफ करनी होती है। तो मोटा मोटा एसेट साइड में हमारे पास 4 आइटम्स होते हैं जो हमें राइट ऑफ करने होते हैं, 3 लॉसेज और 1 गुडविल। ठीक है, और लाइबिलिटी साइड में हमारे पास 4 टाइप के प्रॉफिट हो सकते हैं, उनको भी हमें पार्टनर्स के बीच में बांटना होता है। बट समटाइम वो प्रॉफिट में कह सकते हैं कि हम बांटना नहीं चाहते, जैसे इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व में कहा है कि हम बांटना नहीं चाहते, तो फिर उसका ट्रीटमेंट भी हमें किस में करना होता है, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में। तो टोटल मिला के 4 चीजें आती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी है और जितना ये अकाउंट बढ़ेगा बिजनेस के लिए लायबिलिटी उतनी ही बढ़ेगी और क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं ना कि पार्टनर्स कैपिटल का बढ़ता चला जाएगा। यानी पार्टनर्स को फेवरेबल चीजें दोगे तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ेगी। बट अगर आप उन्हें अनफेवरेबल चीजें दोगे, लॉसेस वगैरह दोगे, तो उनसे उनका अकाउंट कैपिटल अकाउंट रिड्यूस होगा और बिजनेस के लिए भी अल्टीमेटली लायबिलिटी कम हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं पार्टनर्स की एग्जिस्टिंग कैपिटल जो उन्होंने ऑलरेडी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखी थी, वो यहाँ पर रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन ओपनिंग कैपिटल बनती है। तो हम उसको लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस। कहाँ से मिलेगा बेटा, कुछ नहीं करना, पुरानी बैलेंस शीट देखनी है, वहां पे आपको एबीसी की कैपिटल मिल जाएगी, उसे कॉपी करो और बस यहाँ पे पेस्ट कर दो, 5 लाख 6 लाख 8 लाख। सेकेंड पॉइंट में था रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस। यस, आप रिवोल्यूशन अकाउंट को बना रहे थे, रिवाइज फिगर को आप शो कर रहे थे, तो जो भी प्रॉफिट था वो आपने बांटा। देखो यहाँ डेबिट है क्योंकि यहाँ रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आप पार्टनर को दे रहे हो, तो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट कम हो रहा है तो डेबिट हो रहा है। बट जब आप पार्टनरों को ये प्रॉफिट दोगे तो उनका अकाउंट बढ़ जाएगा। तो कहाँ से आया ये प्रॉफिट, रिवोल्यूशन से। तो बाय रिवोल्यूशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट कितना कितना दिया था, 21 28 35, कॉपी एंड पेस्ट कर दो, 21 28 एंड 35। थर्ड पॉइंट आता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिसका ट्रीटमेंट आप करते हो, एडजस्टमेंट करते हो सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग में। बट लगे ही हाथों हमने बोलते हैं ना कि सिर्फ गुडविल का ही नहीं, जनरल रिजर्व का भी ट्रीटमेंट एक साथ किस में करा, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में। तो
क्यूमुलेटली जब ए बी को कुछ अमाउंट कंपनसेट कर रहा है रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन ड्यू टू द सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग, क्योंकि ये फर्म गुडविल और जर्नलिज्म को बांटना नहीं चाह रहे हैं, तो ऐसे में ये 50,000 जो ए बी को दे रहा है, इसके अंदर फर्म गुडविल और जर्नलिज्म दोनों ही मिक्स है, याद रखना। तो मैंने क्या करा, अलग अलग ट्रीटमेंट ना करके एक ही ट्रीटमेंट किया है। तो यहाँ पर ए पर्सनली किसको दे रहा है, बी को दे रहा है, तो होगा क्या मेरे बच्चे, यहाँ पर देखो ए पर्सनली बी को दे रहा है तो बी का अकाउंट बढ़ेगा, तो देखो बी का अकाउंट बढ़ेगा तो बी का अकाउंट तो होगा क्रेडिट, कितने से, 50,000 रुपए से। पर देगा कौन, ए, तो हमने लिखा बाय एज कैपिटल और हमने बी का अकाउंट बढ़ा दिया, ठीक है। पर वहीं अगर ए बी को दे रहा है तो बी ए से ले भी तो रहा है ना, इस बात को जरूर ध्यान से रखो, इसलिए मैंने इसे शेडेड रीजन में रखा है। आप क्या करते हो, एक पोर्शन करते हो दूसरा करते ही नहीं हो, प्रीवियस क्वेश्चंस में भी मैं आपको यही बता रहा था, इसलिए ध्यान से इसमें आप गलती मत करना। तो ए ने देखो बी को दिया तो बी का अकाउंट बढ़ गया, पर जो बी है वो ले रहा है ना ए से, तो ए का कॉलम हम रिड्यूस करेंगे, तो जब कॉलम रिड्यूस करेंगे तो डेबिट होगा, तो ए को हमने डेबिट किया 50,000 से, बट ए से ले कौन रहा है, बी, तो टू बीस कैपिटल अकाउंट कर हमने ए का अकाउंट रिड्यूस कर दिया। ठीक है, बोलो बात समझ में आई। ये जो ट्रीटमेंट हुआ इसके अंदर गुडविल का भी ट्रीटमेंट है, फर्म गुडविल, और जनरल रिजर्व का भी ट्रीटमेंट है, दोनों का ट्रीटमेंट हो गया बेटा इसमें, ठीक है, क्योंकि हमने दोनों को एडजस्ट करना था सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग में, जो कि हम कर चुके हैं। अब फोर्थ पॉइंट आता है लुकआउट बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में आपने कुछ नहीं देखना, प्रॉफिट्स देखने, लॉसेस देखने। तो मुझे बताओ, पहला प्रॉफिट तो जनरल रिजर्व है, बट इसका ट्रीटमेंट तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग में, तो इसको हम भूल जाएंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना था बेटा, 40, पर देखो जो क्लेम आया था उसे हम रिवैल्यूएशन में नहीं लेकर गए, ऑल्दो हमारी लायबिलिटी है और लायबिलिटी बढ़ रही है तो हमें नुकसान होना था और ये रिवोल्यूशन में जाना था, पर नहीं गया क्योंकि ये हमारे रिजर्व से लेस होगा। स्पेशल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया है तो ये मेरे रिजर्व से लेस होगा। हाँ, आपका क्वेश्चन हो सकता था कि सर अगर हम रिजर्व मेंटेन ना करते तब, हाँ तो तब ये क्लेम कहाँ जाता, तब रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में चले जाता, क्योंकि आपकी लायबिलिटी निकल कर आ रही है और आपको नुकसान हो रहा है, तब रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड जाता। पर आपने क्योंकि रिजर्व बना रखा है तो रिजर्व से लेस करोगे, लेस करने के बाद भी कितना बच जाएगा बेटा, 24,000, तो वो 24,000 आपने देखो अपने पार्टनर्स के बीच में बांटा, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40 में से 16 लेस करा, बचा 24, और इसे ओल्ड रेशो में आपने 6,000, 8,000, 10,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओल्ड रेशो आपको पता ही है बेटा, 3:4:5, ठीक है, तो आराम से 3/12, 4/12 एंड बोलते हैं ना 5/12 में आप 24,000 को बांट सकते हो, और एक का आएगा 6,000, एक का आएगा 8,000, एक का आएगा 10,000, इतना मैं उम्मीद करता हूं कि आप निकाल सकते हो, ठीक है। 24,000 इंटू 3/12, कुछ इस तरीके से 4/12, 5/12, ऐसे करके आप निकाल सकते हो। तो 12 से इसे काट देना 2 टाइम्स, 2 3 जा 6, ऐसे करके आप सबका निकाल सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद और देखते हैं हमारे पास और कौन से प्रॉफिट है। एक हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था 25,000, मैं डायरेक्ट इसे पार्टनर के बीच में बांट सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी, पर बगल में मेरा था बेटा इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट में मुझे 10,000 का नुकसान हो रहा था। इस नुकसान को भी रिवोल्यूशन में जाना चाहिए था, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो रहा है, मेरा एसेट चेंज हो रहा है और उससे मुझे नुकसान हो रहा है, तो रिवोल्यूशन में जाना चाहिए था। पर क्योंकि मैंने स्पेशली ऐसे नुकसान के लिए क्या बना रखा था, अपना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसलिए मैं इस नुकसान को अपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से लेस करूंगा। हाँ, अगर ये नहीं होता तब जितना भी नुकसान मुझे हुआ था 10,000 का, मैं उसे रिवोल्यूशन में लेकर जाता, पर क्योंकि मुझे 10,000 का नुकसान हुआ है और मैंने बगल में लायबिलिटी साइड एक रिजर्व मेंटेन कर रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो वो रिजर्व से मैं इस 10,000 के लॉस को माइनस करूंगा, एंड रेस्ट जो 15,000 का मेरा रिजर्व बच रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, क्योंकि इस पे कोई कमेंट पास नहीं है कि हम इसे बांटना नहीं चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ वो जनरल रिजर्व के लिए ही था, तो मैं इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को, रेस्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो देखो हमने 15,000 को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है बेटा, 25,000 में से 10,000 का लॉस लेस किया, और 15,000 को हमने 4:5 के रेशो में, ओल्ड रेशो में हमने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो एक का आया 3,750, एक का आया 5,000, एक का आया 6,250। तो इस तरीके से देखो क्वेश्चंस प्रोसीड करना है। तो देखो प्रॉफिट्स के तो आपने सारे के सारे ट्रीटमेंट कर दिए, अब जरा हम एसेट साइड देखते हैं। एक आपको दिख रही है परचेज गुडविल, एज पर AS 26 हमें इसको राइट ऑफ करना है, और अगर हम किसी भी एसेट को राइट ऑफ कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो बेटा उससे हमें नुकसान होता है, पर इस नुकसान को हम किसके बीच में बांट रहे हैं, पार्टनर्स के बीच में। तो ऐसे में याद रखना, कई बच्चे कह सकते हैं कि सर ये रिवैल्यूएशन में क्यों नहीं गया,
क्योंकि बेटा हम इसको राइट ऑफ कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, इसमें कोई वैल्यू अप एंड डाउन नहीं हो रही, चेंजेस नहीं हो रहा है, राइट ऑफ कर रहे हैं। और एज पर AS 26 दैट विल से कि अगर आप गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हो तो पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ करना है। इसकी रूटिंग रिवैल्यूएशन से नहीं, इसकी रूटिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से होगी। तो जो भी नुकसान आपको परचेज गुडविल को राइट ऑफ करने से हो रहा है, वो कौन झेलेंगे नुकसान? आपके ए और बी, ठीक, ABC। तो ये गुडविल जो था एक तरीके से राइट ऑफ करने से पार्टनर को नुकसान हुआ, लॉस हुआ। तो ये 15,000 का लॉस आपने अपने, सॉरी 15,000 नहीं था, आई थिंक सो गुडविल कितनी थी आपके पास? 30,000 की। तो इस 30,000 की गुडविल को आप 3:4:5 के रेशो में राइट ऑफ कर दोगे। तो एक के पाले में जाएगा 7,500, एक के पाले में जाएगा 10,000 और एक के पाले में जाएगा 12,500। निकाल सकते हो, मुझे लगता है पूछने की जरूरत नहीं है। 30,000 इंटू 3/12, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 7,500। ठीक है। वैसे ही अगर आप करोगे 30,000 इंटू 4/12, तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा? 10,000। तो ऐसे आप सबका निकाल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके पास यहाँ पर मेरे बच्चे बैलेंस शीट में एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी था, एसेट साइड। ये आपका फिक्टिशियस एसेट होता है, लॉस होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। तो इसको भी हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। और लॉस को अगर आप पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वंस अगेन फिर से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी नहीं, कम होगी, क्योंकि आप पार्टनर्स को अनफेवरेबल चीजें दे रहे हो। तो इनसे इनका अकाउंट बढ़ेगा नहीं, उल्टा इनसे इनका अकाउंट घटेगा। ओके। तो अगर आप 36,000 को पार्टनर्स के बीच में बांटोगे इन द रेशियो ऑफ 3:4:5, तो एक का आएगा 9,000, एक का आएगा 12,000, एक का आएगा 15,000। कोई दिक्कत नहीं है, सो सिंपल है, ठीक है। 12th क्लास में आ चुके हो तो इतनी उम्मीद लगा सकता हूँ कि आप प्रॉफिट लॉस को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट सकते हो, ठीक है। सिखाया भी है मैंने और अब उम्मीद भी कर सकता हूँ, ठीक है। फाइनली और कोई मुझे लॉस दिख नहीं रहे हैं, यही 2 लॉस मेरे थे बेटा बैलेंस शीट के अंदर, जो कि मैंने पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। तो मेनली मेरे पास बेटा देखो 4 आइटम्स आ सकते थे। पहला आया ओपनिंग बैलेंस, दूसरा आया रिवोल्यूशन का प्रॉफिट। लॉस होता तो डेबिट साइड में आता, बट रिवोल्यूशन का हमें हुआ था प्रॉफिट, तो हमने क्रेडिट साइड में पार्टनर को दिया। थर्ड पॉइंट में हमने अपनी गुडविल और जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट किया, ठीक है। इसमें गुडविल, ठीक है, इसमें हमारी गुडविल का भी ट्रीटमेंट हो चुका है और इसमें हमारी जनरल रिजर्व का भी ट्रीटमेंट हो चुका है, ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट ओपनिंग, दूसरा पॉइंट हमारा रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस, थर्ड पॉइंट में हमने एडजस्टमेंट किया गुडविल एंड जनरल रिजर्व का इन सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। फोर्थ पॉइंट में हमने देखा लुकआउट बैलेंस शीट, कुछ प्रॉफिट्स थे वो बांटे, पर हमारे पास प्रॉफिट था IFR और WCR, हमने उनमें लॉस और क्लेम को एडजस्ट किया, तब जो बचा वो हमने पार्टनर्स के बीच में बांटा। बैलेंस शीट में हमारे पास कुछ लॉसेस भी थे, लाइक हमारे पास एक परचेज गुडविल थी जिसे एज पर AS 26 हमें राइट ऑफ करना होता है पार्टनर के बीच में, और एक तो हमारे पास जेन्युइनली प्योर लॉस था जो कि फिक्टिशियस एसेट था जिसका नाम था एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। इसको भी हमने पार्टनर्स के बीच में सेट ऑफ कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिससे कि इनके कैपिटल अकाउंट रिड्यूस हो गई, डेबिट हो गई। फाइनली अब हम लास्ट में देखेंगे कि क्रेडिट साइड बढ़ा है, डेबिट। जनरली मेरे बच्चे देखो कैपिटल का लायबिलिटी नेचर होता है, तो लायबिलिटी का जो अमूमन जो बिहेवियर होता है, जो नेचर होता है, वो क्रेडिट नेचर होता है, इसलिए इनकी क्रेडिट ही साइड अमूमन बड़ी रहती है, ठीक है। हाँ, लॉसेस हो जाए बिजनेस को बहुत ज्यादा तो फिर उस सिनारियो में इनकी कैपिटल नेगेटिव भी हो सकती है, डेबिट भी हो सकती है, बट 90% केसेस में मोस्ट ऑफ द टाइम पार्टनर्स के कैपिटल क्रेडिट ही नेचर की होती हैं, तो इनका क्रेडिट ही साइड बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखो ए का क्रेडिट साइड बड़ा है 5,30,750, बी का भी क्रेडिट ही साइड बड़ा है 6,91,000, सी का है क्रेडिट ही साइड बड़ा 8,51,250। तो जो क्रेडिट का टोटल है वही डेबिट का टोटल भी हो जाएगा, क्योंकि अकाउंट का टोटल का तो यही नियम है, जो साइड बड़ी होती है बोथ साइड उन्हीं का टोटल आता है। अब यहाँ पर हमने ए का डेबिट बैलेंस देखा तो ये इतना 5,30,750 थोड़ी है, तो जो डिफरेंस आया ए के डेबिट बैलेंस में वो आया 4,64,250। बी में जो डिफरेंस आया 6,91,000 में से 10,000 12,000 लेस किया तो आया 6,69,000, और 8,51,250 में से मैंने सी का डेबिट बैलेंस माइनस किया तो बैलेंस आया 8,23,750। अब ये जो डेबिट में बैलेंस आया है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? क्रेडिट साइड को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट साइड छोटी है, इसलिए डेबिट साइड में ये बैलेंस बचा, एंड टू बैलेंस
कैरिड डाउन, हम इसको क्लोजिंग बैलेंस बोलेंगे। और ये इतना इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि यही बैलेंस आपका कहाँ जाने वाला है, नई बैलेंस शीट में। सोचो कि अगर आप अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई भी आइटम गलत डाल दो तो ये क्लोजिंग बैलेंस गलत निकलेगा, जिसकी वजह से आपकी बैलेंस शीट भी गलत बनेगी। और ये भी सोचो कि चलो आपने सब कुछ सही डाला पर आपने अपना रिवोल्यूशन अकाउंट ही गलत बना दिया, तो सोचो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट जब गलत जाएगा तो ये अकाउंट भी गलत बन जाएगा। यानी चेन आपकी रिवोल्यूशन से स्टार्ट है। अगर आप रिवोल्यूशन गलत बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गलत बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गलत बनेगा तो बैलेंस शीट भी गलत बनेगी। इसलिए मेक श्योर कि आप जब स्टार्टिंग से अपना काम कर रहे हो, वर्किंग नोट, रिवैल्यूएशन, वहीं से ही अपना काम बहुत अच्छे से करो, स्ट्रॉन्ग तरीके से करो, कंसंट्रेटेड तरीके से करो। ठीक है, चलो मुझे लगता है इतनी बात भी आपको समझ में आ गई होगी। नाउ अब आप आराम से बैठ के अपनी बैलेंस शीट बना सकते हो बेटा। और बैलेंस शीट जो आपकी है, बैलेंस शीट जो आपकी है उसमें आपका देखो ऐसा कोई फेवरेटिज्म नहीं है, बट हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अपनी लायबिलिटी साइड से, क्योंकि बैलेंस शीट में देखा जाए तो लायबिलिटी आई थी, सबसे पहले पैसा इन्वेस्ट हुआ था, देन फिर आपने वो पैसा एसेट्स में लगाया। इसलिए मैं जनरली लायबिलिटी साइड्स को पहले सॉल्व करता हूँ। आप चाहें तो एसेट साइड को भी कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट देखो मैं लिखूंगा, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट ही लिखूंगा ABC का। तो बेटा ABC की कैपिटल देखो आपने निकाली अभी 4,64,250, 6,69,000 और 8,23,750। मैंने बस यहाँ पे कॉपी करा, पेस्ट करा और टोटल कर कर बाहर कर दिया 19,57,000। फिर इसके बाद मैं पुरानी बैलेंस शीट देखूंगा, क्योंकि अब मुझे लायबिलिटीज लिखनी है, तो लायबिलिटीज मुझे पुरानी ही बैलेंस शीट से मिलेगी। कैपिटल मैं अपडेट कर चुका हूँ, हमारी नई बैलेंस शीट में कैपिटल अपडेट हो चुकी है, तो ये वाली तो नहीं गई, वो अपडेटेड गई है। जनरल रिजर्व क्या ये बांट दिया? नहीं, ये नहीं बांटा, तो ये जनरल रिजर्व, तभी तो इसका ट्रीटमेंट आपने सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में किया। तो मेरे बच्चे ये जनरल रिजर्व भी आपका नई बैलेंस शीट में 1,50,000 का ही आएगा। ठीक है, दिखता रहेगा ये। पर क्या कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिखाई देगा? नहीं। क्या कोई IFR दिखाई देगा? नहीं, क्योंकि आप उसे बांट चुके हो। पर मेक श्योर कि जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में जो क्लेम आया था वो कितने का आया था? 16,000 का। तो जो 16,000 का क्लेम आया था वो आपके रिजर्व से ही सेट हुआ था। यानी 16,000 का जो रिजर्व है ना, वो क्या बन चुका है? आपका क्लेम बन चुका है। तो अब मैं क्या लिखूंगा बैलेंस शीट में कि मुझे अपने वर्कर को कुछ क्लेम देना है जो कि 16,000 का है। क्या सर हमने उनको क्लेम नहीं दिया? बेटा देखो, क्लेम को ना क्लेम का सेटलमेंट करने में ना हमें थोड़ा बहुत टाइम लगता ही है। अगर आज वर्कर अगर क्लेम कर रहा है तो उसका सेटलमेंट कुछ समय 1, 2, 3 महीने लग जाते हैं, तो सेटलमेंट होने में टाइम लगता है। पर आज अगर हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को, क्योंकि अभी तक पे नहीं किया हमने उन्हें, तो हम इसको लायबिलिटी दिखाएंगे। पर देखो हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ये नुकसान कहाँ से सेट ऑफ हो गया? रिजर्व से। ठीक है, दैट्स द पॉइंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फिर दिख रहा है हमें, है ना? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिख रहा है। इसका क्या करेंगे सर? इसका कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि देखो सर 10,000 का तो इसने नुकसान झेल लिया जो आपको इन्वेस्टमेंट से हुआ, और बाकी बचा कुचा 15,000 आपने पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कुछ बचा ही नहीं, तो इसलिए देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपने लिखा ही नहीं, लिखा ही नहीं। फिर बैलेंस शीट में, अगर पुरानी बैलेंस शीट में अगर आप जाते हो मेरे बच्चे, ठीक है, तो क्रेडिटर्स दिख रहे हैं 1,40,000 के, इनमें कोई चेंज नहीं हुई। तो जब मैं नई बैलेंस शीट बना रहा हूँ तो वहां पे ये क्रेडिटर एज इट इज आएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है बेटा? 15,000। बट याद रखना आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ रहे थे 10,000 से, रिवोल्यूशन अकाउंट में आपने इसको अपना नुकसान भी दिखाया था। तो जब आप नई बैलेंस शीट में क्रेडिटर लिखेंगे तो वो तो एज इट इज आएंगे, क्योंकि क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं हुआ। पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का अमाउंट आप इनर कॉलम में लिखोगे, क्योंकि आप इसमें प्लस करोगे और लाइबिलिटी जो इनकर्ड आपकी हो रही है, किसकी वजह से हो रही है? रीवैल्यूएशन की वजह से, क्योंकि आप रीवैल्यूएशन कर रहे हो। तो यहाँ पर हम 10,000 की अपनी लाइबिलिटी और इंक्रीज करेंगे, तो टोटल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की लाइबिलिटी बन जाएगी 25,000। दैट्स इट। अब आप आइए एसेट साइड। एसेट साइड देखिए, पुरानी बैलेंस शीट में आपको क्या नजर आ रहा था बेटा? पुरानी बैलेंस शीट में हमें गुडविल नजर आ रही थी, बट हम इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने इसे पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ कर दिया है। फिर दूसरा है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग। अब देखो लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है? 13,50,000। बट क्योंकि हमने इसे अंडर वैल्यूड कर रखा था 1,20,000 से, तो हम अपनी लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ाएंगे भी। और क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग आपकी बढ़ रही थी, तो जितने से बड़ी थी तो रिवोल्यूशन में आपने उसको फायदा भी दिखाया था। पर जब आप अपनी बैलेंस शीट बोलते ना बनाओगे, तो यहाँ पर अपनी लैंड एंड बिल्डिंग को इंक्रीज भी कर कर दिखा दोगे। तो 13,50,000 में प्लस करोगे 1,20,000, दैट विल बी 14,70,000।
ओके। फिर इन्वेस्टमेंट आपको दिख रहा है बेटा, इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए का था, ठीक है, बट उसकी मार्केट वैल्यू अगर आपको याद हो, ठीक है, इसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी, 1,90,000। तो 10,000 का आपको क्या हुआ, नुकसान। तो वो नुकसान रीवैल्यूएशन ने नहीं झेला, वो नुकसान किसने झेला, आईएफआर ने। तो जब आप अपना इन्वेस्टमेंट लिखोगे बैलेंस शीट में 2 लाख रुपए का, तो माइनस करा दोगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से 10,000 रुपए, क्योंकि ये नुकसान किसने झेला, आईएफआर ने। और नेट इन्वेस्टमेंट आपके बाहर आ जाएंगे 1,90,000 जो आपकी मार्केट वैल्यू चल रही है, ठीक है। अच्छा, स्टॉक आपके 1,30,000 के थे, पर आपको उसे 80% यानी 20% से रिड्यूस करना था। तो 1,30,000 का 20% कितना था, 26,000। आपको नुकसान भी हुआ था रिवैल्यूएशन में, क्योंकि आपका स्टॉक घट रहा था। तो आपका स्टॉक घट रहा था, तो जब बैलेंस शीट में आओगे तो अपने स्टॉक को 1,30,000 को 26,000 से घटाओगे, जो कि आएगा 1,04,000। उसके बाद डेटर था बेटा, डेटर में कोई चेंज नहीं थे, डेटर्स आपके पहले भी जो थे चलते रहेंगे, कैश भी आपका एज इट इज चलता रहेगा। और मेरे बच्चे, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आप शो नहीं करोगे, क्योंकि वो आप पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ लॉस को बांट चुके हो। तो डेटर कैश एट बैंक एज इट इज दिखाई देंगे। तो देखो बेटा, हमने अपनी नई बैलेंस शीट में डेटर्स को एज इट इज दिखाया और कैश एट बैंक को भी हमने एज इट इज दिखाया, ठीक है। बोलो, बात समझ में आ गई। अब देखो, जब आप टोटल करते हो बैलेंस शीट का, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आप टोटल करिए, पर एक बार ना प्लीज अपने रिवोल्यूशन अकाउंट को देखिए। अब ये देखिए, रिवोल्यूशन अकाउंट में कितनी एडजस्टमेंट्स हुई थी, 1 2 3। तो ये 3 एडजस्टमेंट, अच्छा ये तो बैलेंस था, तो इसे एडजस्टमेंट नहीं बोलेंगे, 1 2 3 यही एडजस्टमेंट हुई थी। तो ये तीनों एडजस्टमेंट सिमिलरली आपकी बैलेंस शीट में भी हुई होंगी। तो बैलेंस शीट में देखिए, आपने 3 एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं करी होंगी। तो एक तो हो गया फर्स्ट, एक हो गया सेकंड, एक हो गया थर्ड। देखो, 3 एडजस्टमेंट यहाँ पे भी हुई है। और अगर तीनों एडजस्टमेंट आपने यहाँ पे करी है, तो इसका मतलब है आपने रिवोल्यूशन का पूरा पूरा इम्पैक्ट यहाँ पे लिया है। नाउ यू आर श्योर कि आपने अपनी तरफ से कुछ छोड़ा नहीं है, और अब आप टोटल कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि अगर आपने प्लस माइनस में कुछ गलतियां करी हैं, प्रॉफिट गलत निकाल लिया, आइटम तो सारे सही लिखे हैं बट प्रॉफिट गलत निकाल लिया, या यहाँ सारे आइटम तो सही लिखे हैं बट प्लस माइनस में गलती कर दी और ये अमाउंट गलत निकाल दिया, तो ये आपकी साइड से प्रॉब्लम है, ये मेरी साइड से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं आपको प्लस माइनस करना नहीं सिखा सकता, ठीक है। तो याद रखो, अगर किसी का अगर कैलकुलेशन वीक है तो स्ट्रॉन्ग कर लो उसको, ठीक है। नाउ वी आर टोटलिंग दिस, तो हमारा लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है बेटा 22,88,000। एंड सिमिलरली हमारे एसेट साइड का टोटल भी यही आ रहा है 22,88,000। घर में जाकर आराम से बैठ कर इसे कर लेना। बोलो, बात समझ में आ गई। तो मुझे लगता है कि बैलेंस शीट टोटल करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि हमें अपना बेसिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखना है ना। हमें डेबिट क्रेडिट की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कब हम किस आइटम को ओल्ड रेशो में बांटते हैं, कब किस आइटम को हम सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में बांटते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है ना, वर्किंग नोट्स में क्या क्या आता है, कैसे कैसे वर्किंग नोट्स में हम नोट जो रफ वर्क है वो कैसे करते हैं, वो सब मैंने सिखाए हैं। तो उनको घर में जाके क्या करना, बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस करना जितनी हो सके, ठीक है। चलो, ये भी हो गया। अब देखो, इसमें एक पॉइंट था जर्नल एंट्री का, है ना, कि भाई जर्नल एंट्री भी करके दिखाओ। तो जर्नल एंट्री करके करनी कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। अगर मैं जर्नल एंट्री आपको करके दिखाऊं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। अगर मुझे जर्नल एंट्री करनी है, तो देखो, सबसे पहले मैंने जर्नल एंट्री किसकी करनी है, सबसे पहले मैं जर्नल एंट्री रिवोल्यूशन की करूंगा। और रिवोल्यूशन की एंट्री आपको बहुत अच्छे से आती है। तो देखो, हमारा लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ा, तो एंट्री क्या होगी बताओ, हमारी एंट्री होगी पहले लैंड एंड बिल्डिंग, एसेट आ रहा ना, एसेट बढ़ रहा है हमारा, ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। और ये फायदा किसको हो गया, रीवैल्यूएशन को। तो रिवोल्यूशन को क्या मिल गई, इनकम, एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। कितने से बेटा, 1,20,000 और 1,20,000, ठीक है। बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यूड, ओके। तो देखो, इस तरीके से आपने ये एंट्री पास करनी। फिर उसके बाद नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट एंट्री किसकी थी, नेक्स्ट एंट्री थी सेकंड, ठीक है। सेकंड एंट्री थी स्टॉक के घटने की और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की घटने की। तो सॉरी, स्टॉक के घटने की और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ने की। तो अगर देखा जाए तो स्टॉक घट रहा है, एसेट घट रहा है, तो एसेट जब घटता है तो डेबिट,
और जब आपकी लाइबिलिटी सॉरी स्टॉक आपका क्या होता है, मैं थोड़ा सा गलत प्रोनाउंस कर दिया शायद। स्टॉक आपका क्या होता है, एसेट, और आपका एसेट घट रहा है तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपकी क्या होती है, लाइबिलिटी। तो ये लाइबिलिटी बढ़ रही थी, नुकसान हो रहा था इससे भी, तो लाइबिलिटी का बढ़ना भी क्रेडिट होता है। तो स्टॉक और लाइबिलिटीज जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये दोनों आपके बोलते हैं ना कि एक्सपेंस दे रहे हैं हमको, तो ये एक्सपेंस किसको मिल जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट को। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को एक्सपेंस मिला, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। क्यों मिला, क्योंकि मेरा स्टॉक घट रहा है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट होता है, ठीक है, घटता है तो क्रेडिट होता है, ठीक है। और मेरी एक लाइबिलिटी भी बढ़ रही थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की नाम की, वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने से बढ़ा, 10,000 से। और मेरा स्टॉक कितने से घटा था, 26,000 से। तो टोटल नुकसान मेरा रिवॉल्यूशन में कितना हुआ, 36,000। नरेशन क्या होगा, बीइंग स्टॉक एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रीवैल्यूड, ठीक है, भी हो गया। इसके बाद थर्ड जो एंट्री होगी आपकी, वो थर्ड एंट्री किसकी होगी, रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को बांटने की, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट अगर आप बांटोगे तो क्या एंट्री होगी बताओ, रिवैल्यूएशन कहेगा भाई मेरा प्रॉफिट तो गया, तो मेरे यहाँ से प्रॉफिट कम हो गया। तो जब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कम होगा तो रिवैल्यूएशन को एक तरीके से नुकसान ही हो गया, क्योंकि प्रॉफिट कम हो रहा है। तो जब प्रॉफिट कम होता है यानी इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, इनकम कम होती है तो डेबिट। तो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो कम हुआ तो हमने उसे डेबिट कर दिया। और ये प्रॉफिट हमने किसको दिया, ए को, बी को, सी को। एक को 21, 28 और 35, ठीक है। तो टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो एक को आपने 21 दिया था, एक को आपने 28 दिया था, और एक को आपने 35 दिया था। यही था ना, एक बार देख लेते हैं। 21, 28, 35, यस यही था, ठीक है। तो ये दिया, तो टोटल कितना हो गया बेटा, ये टोटल नुकसान रिवैल्यूएशन का हुआ 84,000 का, क्योंकि उसने अपना प्रॉफिट पार्टनर्स को दे दिया, ठीक है। अब नरेशन क्या होगा, बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल्ड रेशियो, ओके। लगता है आपको ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई। देख रहे हो एंट्री कितनी इजी है, अगर एंट्री भी पूछता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और फोर्थ, अच्छा फोर्थ एंट्री कौन सी होगी, चलो रिवॉल्यूशन तो आपने खत्म कर लिया। आइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, याद रखिए ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस की एंट्री पास नहीं होती, क्योंकि ऑटोमेटेड बैलेंस होते हैं, खुद प्लस माइनस करके निकलते रहते हैं, इसलिए इनकी एंट्री पास नहीं करते। अच्छा दूसरा आपने क्या है, देखो रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट, इसकी ऑलरेडी एंट्री आप पास कर चुके हो तो दोबारा नहीं करोगे। अच्छा ए पर्सनली किसको दे रहा था, बी को, याद है ना, ए पर्सनली किसको दे रहा था, बी को। तो ए अपने अकाउंट से बी को दे रहा है, तो इसकी भी एंट्री पास कर देते हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ए गेन कर रहा था तो हमने ए से लिया था, और किसको दे रहे हैं, बी को, तो टू बीज कैपिटल। कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो दोबारा नहीं करेंगे। 50,000 एंड 50,000, और इसकी नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग, इसमें दो चीजों का एडजस्टमेंट है बेटा, बीइंग फ्रॉम गुडविल एंड जनरल रिजर्व एडजस्टेड इन सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। बोलो, क्या आपको बात समझ में आ गई, हाँ जी सर आ गई, ठीक है। चलो ये भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट, फिर आपने देखो थर्ड पॉइंट में ट्रीटमेंट कर दिया फर्म गुडविल और जर्नलिज्म का। फोर्थ पॉइंट में आपने क्या बांटा था, अपना आईएफआर। आईएफआर बांटने की एंट्री क्या है, देखो आईएफआर खत्म हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो बिजनेस की लायबिलिटी था, क्योंकि आईएफआर हमेशा कहाँ शो होता है बेटा, आईएफआर हमेशा शो होता है लायबिलिटी साइड, है ना, क्योंकि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, इन पे हक कंट्रोल पार्टनर्स का है, तो ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, ठीक है।
तो आज हम इस रिजर्व को बांट रहे हैं तो बिजनेस की लायबिलिटी कम हो रही है, और जब बिजनेस की लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट करते हैं। पर बिजनेस ने ये सारा IFR था तो ये 25,000 का हम बांट भी ये पार्टनर को ही रहे थे, बट क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारी कम हो गई थी तो वो नुकसान हमारे IFR ने झेला। तो जो इन्वेस्टमेंट मेरी कम हुई, तो इन्वेस्टमेंट मेरा क्या होता है, एसेट, ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। एसेट कम होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट हमारा कम हुआ बेटा कितने से, 10,000 रुपए से। याद है ना, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट था, 1,90,000 हो गया था, 10,000 से हमें नुकसान हुआ था। तो वो नुकसान हमारे IFR ने झेला। क्यों? क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट डाउन हो गई। बचा हुआ जो IFR है वो हमने किसके बीच में बांटा, टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल। मुझे लगता है आप ये एंट्री भी समझ चुके हो। ठीक है, आप चाहें तो इसका अमाउंट यहीं से देख लो, हमने तो यहीं पे कर रखा था ना। एक को कितना मिला, 3750, 5000, 6250। 3750, 5000 और 6250। ठीक है ना, यही था। हम्म, चलो ये भी हो गया। तो हमारी नरेशन क्या होगा, बीइंग IFR distributed in profit sharing ratio after adjustment of इन्वेस्टमेंट लॉस। जो इन्वेस्टमेंट लॉस आया उसको एडजस्ट करने के बाद हमने अपने प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया IFR को। ठीक है, फिर सिक्स्थ में हमारे पास और कौन सा प्रॉफिट था बताओ। सिक्स्थ में हमारे पास था WCR। तो WCR बताइए कितना बांटा आपने पार्टनर्स के बीच में। सर 40 था, पर हमने बांटा 24,000, क्योंकि 16,000 का क्या आया था, क्लेम आया था इसमें। तो एंट्री पास करो। वर्कमैन, अगेन बिजनेस अपने प्रॉफिट को बांट रही है पार्टनर के बीच में, तो लायबिलिटी कम होगी बिजनेस की। और बिजनेस जब लायबिलिटी कम करती है तो डेबिट होता है। बार बार बोल रहा हूँ इसलिए कि आपके दिमाग में ये स्टोर हो जाए, आप भूलो ना बस इस चीजों को। ठीक है, दैट्स द पॉइंट। मेरा मेन कंसेप्ट यही है। अगर आपको लगता है कि मैं कोई चीज बार बार रिपीटेटिव मोड में बोल रहा हूँ तो मुझे कोई शौक नहीं है बेटा, बस ये है कि आपके दिमाग में वो चीज स्टोर हो चुके। ठीक है, चलो। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, उतना प्रॉफिट हम कहाँ भेज देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में, क्योंकि कुछ क्लेम आया था। हाँ, क्लेम नहीं आता फिर सारा प्रॉफिट हम पार्टनर के बीच में बांट देते। अच्छा, था कितने का, 40,000 का, पर 16,000 का क्लेम आया था तो हमने इसको अपनी लायबिलिटी दिखाया। पर हमें नुकसान नहीं हुआ क्योंकि हमारे नुकसान को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ने झेल लिया। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं होता तो इसकी जगह पे फिर हम किसको डेबिट कर रहे होते, रीवैल्यूएशन को, क्योंकि फिर ये रीवैल्यूएशन में जाता। ठीक है, और बचा हुआ प्रॉफिट, जो रेस्ट प्रॉफिट है, वो हम किसके बीच में बांट रहे हैं बेटा, एज कैपिटल, बीस कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल। ठीक है, ऑलरेडी आप निकाल चुके हो प्रॉफिट, तो बस कॉपी पेस्ट करके बताना है मेरे को। कितना कितना है, 6,000, 8,000 और 10,000, है ना। 6,000, 8,000 और 10,000। बस बेटा, इसी के साथ हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी बांटा, और नरेशन होगी बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, या लिख सकते हो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आफ्टर आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद आपके पास कुछ लॉसेस भी थे बैलेंस शीट में, है ना। एक तो आपने अपनी परचेज गुडविल को राइट ऑफ किया, उसकी भी एंट्री पास करनी है। और एक आपके पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी था। ठीक है, तो हम गुडविल की एंट्री पास करते हैं। गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी, 7th
तो एसेट कम कर रहे हो आप अपना, तो एसेट कम करोगे तो टू गुडविल हो जाएगा, क्योंकि भाई एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट होता है, क्योंकि एसेट के बैलेंस डेबिट होते हैं। तो आप अगर अपने एसेट को, परचेज गुडविल को जो बैलेंस शीट में शो हो रही है, अगर रिड्यूस करोगे तो क्रेडिट होगा। कितने से? 30,000 से। ठीक है, 30,000 से मैंने अपने एसेट को रिड्यूस कर दिया। और ये नुकसान राइट ऑफ करने का किसको मिलेगा? एस को। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ऑलरेडी आपने कैलकुलेशन कैपिटल अकाउंट में करी हुई है, तो फिर आप सीधा कैपिटल अकाउंट में जाओ और देखो आपने कितना कितना बांट रखा था। एक को 7,500, एक को 10,000 और एक को 12,500। ठीक है, 7,500, 10,000 और 12,500। तो देखो ये आपने ये गुडविल भी बांट दिया। और नरेशन क्या होगा? बीइंग परचेज गुडविल, डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, लास्ट एंट्री ना देखो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की भी सेम ऐसी होगी। ठीक है, सेम कट टू कट कॉपी एंड पेस्ट। ये वाली एंट्री मैं नहीं करा रहा हूँ, ये खुद करोगे, होमवर्क है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी, ये भी लॉस है, इसको भी राइट ऑफ कर रहे हो। है तो ये एसेट ही साइड। मानते हैं कि फिक्टिशियस एसेट होता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तीन टाइप के फिक्टिशियस एसेट होते हैं। अभी मैंने जब लेक्चर पढ़ा रहा था तभी भी बताया था, एक पीएनएल का डेबिट बैलेंस, एक प्रीलिमिनरी एक्सपेंस और एक डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये फिक्टिशियस एसेट होते हैं। और फिक्टिशियस एसेट का मतलब क्या है बेटा? फिक्टिशियस एसेट का मतलब क्या है कि ये आपके हैं लॉस। ठीक है, तो है तो लॉस पर दिख तो एसेट साइड रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपना एसेट रिड्यूस करोगे तो ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। अब आप अपने एसेट्स को, अपने फिक्टिशियस एसेट को खत्म कर रहे हो, राइट ऑफ कर रहे हो, तो आप इन सारे फिक्टिशियस एसेट को, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को, डेबिट के बजाय क्या करोगे? आप क्रेडिट। और ये नुकसान आप दे दोगे ए, बी और सी को। तो एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, याद रखना। बोलो याद रखोगे? अच्छा, एक बात और बताना चाहता हूँ कि एग्जाम में आया था एक बार, क्या गुडविल कोई फिक्टिशियस एसेट होता है? द आंसर इज नो, गुडविल फिक्टिशियस एसेट नहीं होता। ये आपका एक इंटेंजिबल एसेट होता है, रियल एसेट होता है बेटा। ये झूठ मूठ का एसेट नहीं है, ये रियल एसेट है। ठीक है, फिक्टिशियस एसेट आपके कौन है? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, पीएनएल का डेबिट बैलेंस और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। तो ये आपके क्या है? फिक्टिशियस एसेट है। तो याद रखना, परचेज गुडविल आपका कभी भी फिक्टिशियस एसेट नहीं होता, वो एक नॉर्मल इंटेंजिबल एसेट होता है। यस, ये एक बोलते हैं ना कि ओकेजन हो गया कि रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, और अब हम इस गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये परचेज गुडविल अब हमारी ही गुडविल में मिक्स हो चुका है, तो हम इसको अलग से शो नहीं करेंगे। इसलिए इस गुडविल को राइट ऑफ करना होता है। राइट ऑफ करने से पार्टनर को क्या हो जाता है? नुकसान हो जाता है। इसलिए ये गुडविल आपको यहाँ पर एबीसी से लेस होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, बोलो बात समझ में आई? तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की एंट्री कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हैं। ऐसी ही होगी जैसे गुडविल की पास करी है, बस गुडविल की जगह किसका नाम आ जाएगा? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज के क्वेश्चंस में हमने अच्छी खासी एंट्रीज करी और क्वेश्चंस भी करे, और मुझे ऐसा लगता है कि अब आप थोड़ा फुल फ्लैज क्वेश्चंस को करने में प्रो हो चुके हो, और रेगुलर अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको इन क्वेश्चनों में कोई भी बोलते हैं ना कि आ, हरा नहीं सकता, कोई भी आपको पीछे नहीं कर सकता। इसलिए बोलते ना कि प्रैक्टिस ही बोलते ना सक्सेस ऑफ की है। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे, जितना पढ़ोगे, उतना काम है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो खूब पढ़ो बेटा, खूब अच्छे मार्क्स लेकर आओ, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो, और मुझे भी अच्छी अच्छी बोलते ना कि खुशियाँ दो। मेरी खुशियाँ तो इसी में ही होंगे बेटा, आप लोग खुश रहोगे, आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएंगे, तो जो खुशी मुझे मिलेगी आपके चेहरे पे स्माइल देखकर, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है, उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ठीक है, तो मेरे बच्चे आज के लिए हम यहीं पे क्लोज करते हैं। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी क्लोज होता है, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब जब मैं आपको आगे मिलूंगा तो एक नए चैप्टर के साथ मिलूंगा, जो कि है एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सयोनारा।